नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, मोदी और आरएसएस के बीच की जंग अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। और क्यों और कैसे ये बातें तो आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि संघ क्या चाहता था और मोदी ने क्या किया, यहीं से संघ और मोदी के बीच में जंग शुरू हो गई। और यह जंग नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही शुरू हो गई थी। अंदर अंदर मंथन चल रहा था, अंदर अंदर बातें चल रही थी, अंदर अंदर समाधान की कोशिश भी हो रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो सका। फाइनली ये स्टेज आ गया कि संघ आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर खड़ा है। यह चुनाव चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यह इसलिए लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी और मोदी की गोदी मीडिया यानी माफिया मीडिया यानी अडानी मीडिया, अंबानी मीडिया, तो फिर सब कुछ ठीक लगेगा ही, क्योंकि ठीक लगना और ना लगना वहीं से शुरू होता है। मेरे दोस्त, एक छोटी सी घटना जो अभी हुई है उसको आपके सामने रखते हुए आगे ले चलूंगा। आज धारा 144 लगी हुई है लद्दाख में। लद्दाख का सौदा नरेंद्र मोदी चीन से और अडानी से कर चुके हैं और इसके लिए वहां की बातें बाहर नहीं आने देना चाहते। मीडिया उनका ही है, वो आने नहीं देगा। इंटरनेट और दूसरे माध्यम से जो समाचार या जो बातें बाहर आ रही थी लद्दाख से, इंटरनेट बंद करके नरेंद्र मोदी ने वो रास्ता भी काट दिया। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि आज मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि आज सोनम वांगचुक जिंदा है, जेल में है, अपना वो मार्च कर पाए, या लद्दाख में आज क्या चल रहा है, लद्दाखियों के साथ क्या हो रहा है, चीन लद्दाख में क्या कर रहा है, अडानी लद्दाख में क्या कर रहे हैं और मोदी लद्दाख में क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, ये इससे बिल्कुल आप ब्लाइंड हो चुके हैं, अंधेरे में जा चुके हैं। आपको कुछ भी पता नहीं है, हमको भी नहीं पता, देश को भी नहीं पता। यही मोदी का 2024 का भारत है। अब यही संघ नहीं चाहता था। संघ कांग्रेस को मिटा देना चाहता था। कांग्रेस मुक्त भारत संघ का ही नारा था, लेकिन संघ यह नहीं चाहता था कि अडानी अंबानी युक्त भारत हो, या अडानी अंबानी युक्त या गुजराती माफिया युक्त या गुजरात लॉबी युक्त बीजेपी हो। यहां उनके रास्ते अलग हो गए और यही भारतीय जनता पार्टी की जो मूल पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो भी नरेंद्र मोदी से अलग हो गए और उनकी विचारधारा अलग चलने लगी। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि लेकिन कोई कुछ तो नहीं कर पा रहा है, कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है, सब तो साइलेंट मोड पर है, कोई बोल नहीं रहा है। मेरे दोस्त, इस चुनाव के रिजल्ट के बाद वो आवाज आपको सुनाई देगी। आरएसएस अपने कैडर्स को, आरएसएस अपने संघ को, संगठन को, सबको, या आरएसएस से जुड़े सारे संगठन को यह मैसेज पास कर चुका है कि नो मोर मोदी। फिर से मोदी को चांस नहीं दे सकते, क्योंकि फिर से मोदी को चांस देने का मतलब यह है कि आरएसएस पर भी बैन लगेगा। आरएसएस दोहरे खतरे से में जी रहा है। मोदी अगर जीते और प्रधानमंत्री बने तब भी आरएसएस पर बैन लगेगा, क्योंकि आरएसएस अब सबसे बड़ा खतरा मोदी के लिए बन चुका है। और मोदी, अडानी ग्रुप, गुजरात लॉबी या गुजराती माफिया आरएसएस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करने के बाद गुजरात लॉबी यानी गुजराती माफिया यानी गुजराती जो भी अडानी अंबानी जो भी कह लीजिए, आरएसएस को भी डर लगने लगा कि आखिर नरेंद्र मोदी करेंगे क्या। मेरे दोस्त, आरएसएस चाहता था कि, या आरएसएस का नारा था कि धारा 370 हट जाए।
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, इस मुद्दे का फायदा उठाया, इस मुद्दे को चुनाव में भुनाया। इस मुद्दे के कारण ही या ऐसे ही विवादित मुद्दे के कारण आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया, उसका लाभ भी ले रहा है। लेकिन आरएसएस धारा 370 हटाना चाहता था, लेकिन आरएसएस यह नहीं चाहता था कि धारा 370 हटने के बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर या ऐसे प्रदेशों पर, ऐसे जगहों पर अडानी का कब्जा हो, वो प्रदेश अडानी को बेच दिए जाएं, ये आरएसएस भी नहीं चाहता था। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कोयला हो, खनिज हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, जितने भी या पीएससीज हो, गवर्नमेंट सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंस्टीट्यूशन हो, सबको अडानी को बेच देंगे नरेंद्र मोदी। ये तो आरएसएस भी कल्पना में नहीं सोच पाया था। यानी नरेंद्र मोदी आरएसएस को भी अंधेरे में रखा। आरएसएस का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन आरएसएस के मंसूबों पर पानी फेर दिया, आरएसएस के सोच और विचारधारा पर पानी फेर दिया। मैंने कहा कि आरएसएस कभी यह नहीं चाहता था कि देश में गुजरातवाद आए। आरएसएस कभी यह नहीं चाहता था कि देश गुजरातियों का, कुछ माफिया टाइप के गुजरातियों का गुलाम बन के रह जाए। आरएसएस कभी यह नहीं चाहता था और ना चाहेगा। व्यक्तिगत रूप से आप सोच के देखिए आरएसएस की परिस्थिति को, सोच को, विचार को। भले ही आरएसएस देशद्रोही पार्टी रही है, यह भी कह सकते हैं, संगठन रहा है, यह भी कह सकते हैं। भले ही आरएसएस आजादी की लड़ाई में साथ ना दिया हो, भले ही आरएसएस अपने हमेशा गलत मंसूबों में लगा रहा हो, लेकिन जिस तरह से अंग्रेजों के जाने के बाद आरएसएस ने परिकल्पना की थी कि उनकी सत्ता आएगी, इसीलिए आरएसएस हमेशा अंग्रेजों से हाथ मिलाकर चले, अंग्रेजों से साथ मिलकर चले, अंग्रेजों को कोऑर्डिनेट किया, कोऑपरेट किया, अंग्रेजों का साथ दिया, सिर्फ इसलिए कि अंग्रेज जब जाएंगे, जाने की परिस्थितियां बन रही थी 50 साल पहले से ही, तो अंग्रेज जब जाएंगे सब कुछ उनके हाथ में आ जाएगा, सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी। यह आरएसएस की परिकल्पना थी, जो कि पूरा नहीं हुआ। आजादी के बाद आजादी में शामिल, क्रांति में शामिल कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, जो आरएसएस को कभी पसंद नहीं था, पचा नहीं या उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, या यूं कहें कि दिन रात इसे उधेड़बुन में लगी रही कि कैसे कांग्रेस से सत्ता छीन करके हासिल किया जाए। अपने प्रयास में जो भी करना था उन्होंने किया। फाइनली नरेंद्र मोदी के जरिए सत्ता तक पहुंची भी, अटल बिहारी वाजपेयी से होते हुए नरेंद्र मोदी तक सत्ता में पहुंची भी। लेकिन यहां फिर जिस तरह से अंग्रेजों के जाने के बाद आरएसएस के हाथ सत्ता नहीं आ पाई, उसी तरह से कांग्रेस के हट जाने के बाद आरएसएस के हाथ में सत्ता नहीं रह पाई। नरेंद्र मोदी पूरी सत्ता को गुजरात परक बना दिया, गुजरात के माफियाओं को सौंप दिया। गुजरात, ये समझ सकते हैं कि कुछ गुजराती माफियाओं का इनडायरेक्टली भारत पर कब्जा करवा दिया, और यही बात आरएसएस को नागवार गुजरी। यहीं से आरएसएस की सोच और आरएसएस के मंसूबे अलग हो जाते हैं, और इसीलिए इस समय आरएसएस और मोदी के बीच जंग चल रही है। वो जंग आपको ऊपर से दिखाई नहीं दे रही होगी। किसी भी आरएसएस से आप अगर परिचित हैं, किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी या जिससे भी आप उनसे बैठकर बात कीजिए, वो आपको सारी बातें बताएंगे। जो आरएसएस में मंथन चल रहा है, जो खतरा आरएसएस के ऊपर मंडरा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सामने नहीं, कैमरे पर नहीं, पूरे समाज में नहीं, लेकिन अंदर अंदर जो सबसे बड़ा डर है आरएसएस को कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी आरएसएस पर बैन, सबसे पहला काम प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी आरएसएस पर ही बैन लगाएंगे। यह बात आरएसएस भी जानता है। उधर चलिए किसी कारण बस अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, वो भी आरएसएस पे बैन लगाएगी, क्योंकि इस बीच आरएसएस ने अपने चेहरे को बहुत दागदार किया है नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के, या वो काम किया है जो आजादी से पहले वो करती रही है, देश से गद्दारी, देश से देशद्रोह। आरएसएस कभी भी किसानों के साथ नहीं खड़ी हुई। आरएसएस
कभी भी मजदूरों के का साथ नहीं दिया। आरएसएस कभी भी बेरोजगारों के पक्ष में नहीं बोला। आरएसएस भारत की गरीबी पर कभी बात नहीं किया। आरएसएस किसानों की आत्महत्या पर कभी बात नहीं किया। देश की महंगाई पर कभी बात नहीं किया। देश की गरीबी पर कभी बात नहीं किया। देश की बेरोजगारी पर कभी बात नहीं किया, या महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, या न जाने कितने दुराचार नरेंद्र मोदी द्वारा जो ढाए गए भारत पर, संसदीय प्रणाली को भी ध्वस्त कर देने से लेकर लोकतंत्र के चारों स्तंभ को छिन्न भिन्न कर देने से लेकर देश में जो अराजकता नरेंद्र मोदी ने फैलाई, आरएसएस इसकी कल्पना भी नहीं करता था। आरएसएस इसके बारे में सोच भी नहीं पाता था। इसीलिए आरएसएस आज निर्णायक मोड़ पे खड़ा है, जाए तो जाए कहां। और मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्त कि आरएसएस अंदर से नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से हराने की कोशिश में लगा हुआ है। आरएसएस नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी की राजनीति को, नरेंद्र मोदी के गुजरातवाद को, नरेंद्र मोदी के छद्म राष्ट्रवाद के साथ नहीं है, और आरएसएस उसे खत्म करना चाहता है और उसी प्रयास में लगा हुआ है। खुलकर नहीं कर सकता, सामने नहीं आ सकता, क्योंकि ईडी सीबीआई वहां भी पहुंच सकती है। ईडी और सीबीआई के दायरे में वो भी आ सकते हैं। जेल उनके लिए भी खुले हैं, क्योंकि सत्ता पर बैठा एक निरंकुश अविवेकशील व्यक्ति नरेंद्र मोदी बैठे हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए। चाहे वो उनका प्रशंसक रहा हो, चाहे उनका समर्थक रहा हो, चाहे उनका भक्त ही रहा हो, क्यों न, वो किसी को नहीं छोड़ते। कम से कम उनके करीब आने वाले को तो वो नहीं ही छोड़ते। जो पार्टी, जो संगठन, जो व्यक्ति, जो नेता नरेंद्र मोदी के करीब गया, वो खत्म हो गया, वो मिटा दिया गया। पार्टी गई, वो मिट गई, टूट गई, बिखर गई। नेता गया, वो समाप्त हो गया उसकी राजनीति। जो नरेंद्र मोदी को अपना समझा, उससे नरेंद्र मोदी तो रसातल में ही डाल दिया, खत्म ही कर डाला। यही नरेंद्र मोदी का पैटर्न है। नरेंद्र मोदी से अब यह बात आरएसएस को भी समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी से लड़ना ही बेहतर है। नरेंद्र मोदी से बचने का यही एक रास्ता है कि नरेंद्र मोदी के सामने खड़े रहो, उनसे युद्ध करो, उनसे लड़ते रहो, उनकी नीतियों का विरोध करो, उनका विरोध करो। यह सबको समझ में आ गया, आरएसएस को भी समझ में आ गया, पूरे देश को अब समझ में आ चुका है। मेरे दोस्त, मैं कई बार यह कह चुका हूं कि जितने लोग आज नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोक कर खड़े हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं, वो योद्धा हैं। आरएसएस उसमें से नहीं आता। आरएसएस आज भी सातिराना चाल चल रहा है। आरएसएस चाहे तो खुल के मैदान में उतर सकता है। आरएसएस चाहे तो नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध कर सकता है। आरएसएस चाहे तो नरेंद्र मोदी के अत्याचारों, व्यभिचारों और विकारों को दूर कर सकता है, मजबूर कर सकता है नरेंद्र मोदी को, आरएसएस चाहे तो। लेकिन आरएसएस हमेशा से कायरों की फौज रही है, आजादी के पहले से लेकर आज तक। आज भी उसमें वो साहस नहीं है कि सत्य के लिए सामने वाले से, चाहे कोई भी हो, उससे टकरा सके या टकराए। सत्य के लिए लड़ना, समाज के लिए लड़ना, समाज के लिए काम करना, समाज के लिए जीना मरना, देश के लिए जीना मरना, देश के लिए काम करना, एक राष्ट्रवादी बनना, यह आरएसएस के खून में ही नहीं है। और वही काम आज आरएसएस नरेंद्र मोदी के साथ भी कर रहा है। पीछे से वार करना चाहता है नरेंद्र मोदी पर आरएसएस, सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त, मैंने कई बार यह गारंटी के साथ बोला भविष्य की बात कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री 2024 में नहीं बन सकते। इंडिया गठबंधन जीतेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसका सबसे बड़ा आंतरिक मूल आधार जो है वो यही है कि आरएसएस और मोदी के बीच की जंग भारत को एक अराजक, एक अनाचारी, एक दुराचारी, एक व्यभिचारी, एक निरंकुश शासक से मुक्ति दे सकती है। मेरे दोस्त, जो भी हो, किसी भी चीज का उद्भव
जिस चीज से, जिस वस्तु से, जिस विषय से होता है, उसका अंत भी उसी विषय, उसी वस्तु या उसी चीज से या उसी मुद्दे से होता है। नरेंद्र मोदी आरएसएस को सीढ़ी बना करके यहां तक पहुंचे हैं, अपने अडानियों अंबानियों के सहयोग से, देशी विदेशी पूंजीपतियों के सहयोग से, अमेरिका और चीन के सहयोग से। अमेरिका की जो मंशा थी वो पूरी हो गई, चीन की जो मंशा थी उसके भी मंसूबे पूरे हो गए। आज अगर कोई ठगा सा खड़ा है तो वो है आरएसएस। मैंने बड़े साफ तरीके से आपको मैंने बताया कि आरएसएस ये तो चाहता था कि 370 हटे, लेकिन ये नहीं चाहता था कि 370 हटाकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और ऐसे प्रदेशों को अडानी को बेचा जाए। आरएसएस ये नहीं चाहता था कि पूरे देश को अडानी को सौंप दिया जाए। आरएसएस ये नहीं चाहता था कि ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करके सिर्फ गुजरातियों को दे दिया जाए, कुछ गुजराती चोरों को दे दिया जाए, अडानियों और विनोद अडानी अंबानियों को दे दिया जाए। आरएसएस ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि आरएसएस गुजरात की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गुजरात की संस्था नहीं है, नरेंद्र मोदी की खड़ी की हुई संस्था नहीं है। लेकिन आरएसएस अपने ही गले में फांसी का फंदा डालकर फांसी पर झूल गया। आज आरएसएस ये मानकर चल सकते हैं कि अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आरएसएस का वर्चस्व भी खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी अगर दोबारा प्रधानमंत्री बने तो। और यह बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यह बात आरएसएस बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आरएसएस नरेंद्र मोदी के चरित्र को आरएसएस अब कम से कम समझ चुका है। जिस सीढ़ी से नरेंद्र मोदी चढ़ते हैं उस सीढ़ी को आग लगा देते हैं, तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं कि उन तक कोई और ना पहुंच पाए। और इतने खतरनाक एक शासक को झेलना आरएसएस के बस की बात नहीं है। हां, यह सच है कि अपने नेचर के अनुसार, अपने विश्वासघाती नेचर के अनुसार उन्होंने कभी देश से ही विश्वासघात किया था। तो अपने विश्वासघाती नेचर के अनुसार, अपने विश्वासघाती आइडियोलॉजी के अनुसार वो आज भी वही कर रहा है जो कालांतर में किया था, आजादी से पहले किया था। खुल के सामने ना लड़ करके पीछे से समस्या का समाधान निकालना चाहता है, निकाल रहा है, निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। मेरे दोस्त, जो भी हो, जो मेरी ये रिसर्च है, जो मेरी ये थीसिस है, ये जो मेरी सोच है और जो मैंने जानकारी हासिल की है, जो मुझे पता है, समझ में आ रहा है, अगर ये सच होता है तो बस मैं इतना ही कहूंगा, किसी भी माध्यम से हो, कम से कम एक नरेंद्र मोदी जैसे भस्मासुर से इस देश को मुक्ति मिलेगी।